हम चोर हैं, डकैत हैं। दिल फट जाता है। मैंने फट ही तो नहीं सका, फट गया होता तो निजात मिल जाती जिंदगी से। दिल भी तो बहुत पत्थर हो गया है, बहुत पत्थर हो गया। वो जो बैरक है उसका क्या कितना बड़ा रहता है? जी वो 7 बाई 11 फीट की है बैरक। और कोई खिड़की नहीं, और गर्मी में नाकाबिले बर्दाश्त करिए, नाकाबिले बर्दाश्त। इम्तिहान हर किसी का नहीं होता है, जुल्म हर किसी पर नहीं होता है, हथौड़ा फौलाद पर ही चलता है। पूरा लंग्स जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। 2 बार लिखा जा चुका था आजम खां इज़ नो मोर। जिंदा रह गए तो फिर वापस आएंगे, मर गए तो हमारा जनाजा उससे भी ज़्यादा धूम से आएगा। मुर्गा डकैती से अरबों रुपए कमाने के आरोप में जेल में रहे आजम खान के रामपुर स्थित गलियों में जो घर है, सकरा जो इलाका है, वहां मैं मौजूद हूं। जानता हूं कि जो डकैती का चार्ज आप पर लगा और अरबों रुपए आप कमा गए, आपके हालात को देखकर, और मैं पत्रकारिता में 25 साल से हूं, लखनऊ में कोई बंगला नहीं देखा, दिल्ली में बंगला नहीं देखा, 10 बार का विधायक, मंत्री, 4 बार कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर मंत्री, सांसद राज्यसभा, बीबी राज्यसभा, बेटा विधायक, और घर आबो हवा वही। दरअसल राजनीति का मकसद जानता था मैं, और हम ये जानते थे कि हम विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, हमारा काम लोगों की सेवा करना है, राशन कार्ड बनवाना है, मरीज़ का इलाज कराना है, बेवा की पेंशन कराना है, किसी को नौकरी कारोबार दिला सकें तो वो दिलाना है, सड़कें, गलियां, पुलियां, ये सब बनवाना है। हमें सरकार का ये अधिकार मालूम ही नहीं था, हमें ये खबर ही नहीं थी कि सरकार के पास जुल्म करने की भी ताकत होती है। सरकार के पास किसी से नफरत करने की भी ताकत होती है। सरकार के पास किसी को बर्बाद और तबाह और नेस्त व नाबूद कर देने की ताकत होती है। हम तो ये जानते थे कि सरकार लोगों को इंसाफ दिलाती है, अगर नाजायज़ किसी पर मुकदमा है तो पुलिस उसकी सही जांच करने के लिए सरकार होती है। हमें ये तो मालूम ही नहीं था, ये तो हम अब जाने हैं और अब सीखे हैं कि सरकारों का ये काम भी है। और शायद अब तो ये समझ में आया कि सरकारों का बस ये काम ही है। और आपकी जानकारी के लिए, मुर्गी डकैती, बकरी डकैती, भैंस डकैती, फर्नीचर डकैती, किताब डकैती, मैंने सीधे नहीं किया है ये सब। ये सारी सज़ाएं मुझे 120 बीवियाँ हुई हैं। मैंने मसलन आपसे कहा कि जाओ ज़रा इनका मुर्गा उठा लाओ, तो खुदा ही मिलाना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मुर्गी भी चोरी कराई और मुर्गी हमारे हाथ भी नहीं आई। ये सब मुर्गियां सोने की थी क्या? ये तो साहब वही बताएंगे जिनके पास सोने की कुर्सियां और सोने का ताज है। एक फकीर से आप कैसे पूछ सकते हैं? मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता हूं, और जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि इतनी डकैती अगर आपने कर दी तो कुछ बदला नहीं? हमने लखनऊ में भी खोजने की कोशिश की, कोई प्लॉट मिला नहीं, कोई दुकान मिला नहीं, दिल्ली में भी खोजने की कोशिश की, कोई आपका महल मिला नहीं। आखिर पैसा जो डकैती से आया था गया कहाँ? देखिए, तो सीबीआई जांच हुई, ईडी जांच हुई। 5 महीने कोरोना में रहने के बाद जब मैं अस्पताल से आया
तब ईडी वाले आ जाते थे, 7-7, 8-8 घंटे इंटरोगेट करते थे, 4-5 दिन बराबर। दीवारें कूद कर घर के अंदर आईटी वाले आ गए थे। 3,500 रुपये मेरे पास निकले थे। अब्दुल्ला क्योंकि बच्चे हैं, नौजवान, इन लोगों को पैसे ज़्यादा रखने का शौक़ है, तो 11,000 कुछ उनके पास थे। बड़े बेटे के पास 600 रुपये थे। बीवी के पास 100 ग्राम सोना था। बड़ी बड़ी मशीनें लाए थे नोटों के गिनने की। लखनऊ से सुनार आया था सोना तोलने के लिए। मैंने कहा भी कि दीवारों में हमने छुपा रखा है, आपको हक है, आप पूरा घर गिरा दें, तहखाने तलाश कर लें, आप फर्श तोड़ लें, हम खंडहर में रह लेंगे, लेकिन आपकी तसल्ली होना चाहिए। जी। पूरी दुनिया में हमारे सिर्फ 2 खाते हैं, एक पार्लियामेंट की सैलरी का और अब पेंशन का, और एक विधानसभा की सैलरी और पेंशन का। बाकी पूरी दुनिया में हमारा कोई खाता नहीं है। पूरी दुनिया में 1 इंच ज़मीन नहीं है। पूरी दुनिया में हमारा एक ईंटे की मिल्कियत नहीं है। बाकी आपको इख्तियार है। आजम साहब, सवाल ये होता है कि एक ग्राम प्रधान होता है तो लोग देखते हैं कि 5 साल के अंदर उसकी आबो हवा बदल जाए। वो ग्राम प्रधान होता है ना, वो ग्राम प्रधान होता है। मैं होकर भी कुछ नहीं होता हूँ। आप विधायक होते हैं, आप कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो होते क्या हैं? कुछ नहीं होता हूँ। एक रिक्शा वाला काफिला रोकने की हैसियत रखता है। रिक्शा वाला काफिला रोकता है की हैसियत रखता है। और आप रुक जाते हैं। टाटा और बिरला नहीं रखता ये हैसियत। आप जान नहीं पाए, जब आपने कहा ना कि जुल्म करने की ताकत का एहसास नहीं हुआ मुझे, आपने ये भी नहीं जाना कि विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री और रसूख होने के बाद जुल्म का एहसास होता तो बच जाता, भाग जाता, छुप जाता, समझौता कर लेता, सरेंडर कर देता, हाथ जोड़ देता, पैर पकड़ लेता। मौका ही कब दिया इसका? आप पैर पकड़ने, भागने और बचने का मौका ही कब दिया? हाँ। हो सकता था प्रोफेसर बीवी, बूढ़ी बीवी जिसकी कमर भी आर्टिफिशियल है, हो सकता था उसे जेल जाने से रोक लेता। उस बच्चे को जिसका करियर शुरू भी नहीं हुआ था, उसके लिए रोक लेता। मरी हुई माँ जो कब्र में है, उस पर मुकदमा कायम होने से रोक लेता। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से रिटायर हुए भाई को जेल जाने से बचा सकता। बूढ़ी प्रिंसिपल बहन को जेल जाने से बचा सकता, रोक लेता। बेगुनाह लोग आज सैकड़ों, हज़ारों लोग मुकदमात में मुलव्वस हैं, उन पर हुए जुल्म को रोक लेता। एक मासूम बच्चा मार दिया गया, उसको मरने से रोक लेता। और कुछ धन भी कमा लेते अगर मैं अगर दश्त न होता तो समंदर होता। मैं अगर दस्त न होता तो समंदर होता। अफसोस होता है क्या? शर्मिंदगी होती है, शर्म आती है, खुद अपने वजूद पर शर्म आती है, अपनी ज़िंदगी पर शर्म आती है। कैसा वक्त गुजारा, क्या कुछ किया, क्या खोया, क्या कमाया, इस पर शर्म आती है। अपने ही वतन में बेवतन हो गए, गद्दार कहलाए, जलील और रुस्वा हुए। आने वाली नस्लें जब जानेंगी कि एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर चोर था, क्या राह कायम करेंगे? जब जेल की कोठरियों में आप आंखें बंद करते हैं और अपने सामाजिक, राजनैतिक और अपने आत्मीय जिंदगी के बारे में चिंतन करते हैं, तो आंखों के सामने क्या होता है? एहसास ही नहीं होता था वहाँ। सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई थी। तन्हाई इस कदर थी कि सिवाय तन्हाई के सन्नाटे के और अपने मालिक को याद करने के कुछ याद नहीं था। कोई ख़बर नहीं मिलती थी बाहर की, अखबार नहीं आता था, मैं किसी को टेलीफोन नहीं कर सकता था, जबकि 302 के मुलजिम, 10-10 कत्ल किए हुए, डकैती के मुलजिम, उन्हें ये सारी सहूलियात थी, मगर इस खादिम को नहीं थी। दुनिया की बाहर की ख़बरें क्या हैं, कब क्या मुकदमा कायम हुआ, कब किस में दरख्वास्त लगी, किस में ज़मानत हुई, किस में नहीं हुई, मालूम ही नहीं था। तो फिर देखिए, ये तो एक कंप्यूटर है ना, आप इसे
छोड़ दी जैसी तो इसमें वायरस आ जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा जी। तो वायरस आ गया था 3 बरस पहले, 2-3 महीने के लिए छूटा, फिर चला गया, तो 5 बरस कंप्यूटर में वायरस रहा। सोचना भी क्या था, मेरे सोचने से हो भी क्या जाता। सोचना तो उनका था भाई जिनका देश है, जो देश को चलाते हैं। हमारी तो किराएदारी का भी आदेश वापस ले लिया गया। ये जो आपकी आंखें हैं लेफ्ट साइड, मैं अंधा हो चुका होता, ये इन्फेक्शन की वजह से ये सिस्ट हो गए थे दोनों आँखों में, और ये अगर प्यूपिल क्रॉस कर जाते तो मैं अंधा हो जाता। कोर्ट का ऑर्डर हुआ, नहीं माना गया। गार्ड आ गई, वो भी नहीं माना गया। मगर जाकू राखे साइयाँ, तो अंधा नहीं हुआ, बच गया। वो खुद ही सिस्ट वापस होना शुरू हो गया। सार्वजनिक जीवन में रोज सुबह आंख खोलते हैं आप तो लगभग हजारों लोगों को आप सामने पाते हैं। जब तक आप सोए नहीं तब तक लोगों के बीच में रहते हैं, और वो तन्हाई का बैरक। देखिए, वही हमारी ज़िंदगी है, वही हमारी सांसें हैं, वही हमारी धड़कनें हैं। अब वो धड़कनें रोक दी गई थी, सांसें रुक गई थी, लेकिन ज़िंदगी तो बाकी रही है। आपने जब हमारे सीने को दबाया और हमें आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की, हम फिर जिंदा हो गए। कुछ नहीं, बहुत बर्दाश्त है, आगे के लिए भी है। वो जो बैरक है उसका क्या, कितना बड़ा रहता है? जी, वो 7 बाई 11 फीट की है बैरक। उसी में टॉयलेट और कोई खिड़की नहीं। गर्मी बहुत होती थी, और गर्मी में नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी, नाकाबिले बर्दाश्त। अच्छा, नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी। मैं कभी अपने रात के बिस्तर पर भी कमीज बनियान उतार के कभी नहीं सोया, पैजामे के बगैर कभी नहीं सोया, बीवी के साथ भी अपनी। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ बनियान में लेट गया, लेकिन वहाँ ना बनियान पहन सकता था ना कुर्ता, और पहली बार तहबंद बांधना शुरू करी तो गर्मी बहुत होती थी, बहुत गर्मी होती थी, घुटन बहुत थी, हवा का कोई गुज़र नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी। और अजीब बात यह है कि उस कोठरी में जितनी गर्मी होती थी, जब जाड़े आते हैं तो जाड़ा भी उतना ही होता था। बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा। जब गर्मी होती थी तो पंखा? तो एक छोटी सी पंखिया थी दीवार में लगी हुई। और जो जब ठंड होती थी तो ठंड होती। कंबल? जी, वो कंबल आप ओढ़ नहीं सकते थे, वो कंबल आप ओढ़ नहीं सकते। कभी जेल तो नहीं गया, लेकिन सुनता हूँ कि कंबल में खटमल, ना, वो जो उसके अंदर से जर्रे निकलते हैं वो उनके, वो बहुत नुकसानदेह होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आदी भी था, इमरजेंसी में भी 2.25 साल जेल में रहा था, लेकिन उस जेल में और इस जेल में ज़मीन आसमान का फर्क था। उस वक्त आदमियत बाकी थी, इंसानियत तो खैर दुनिया से ही चली गई। अब इंसान तो न पैदा होते हैं न जीते हैं, लेकिन आदमी अभी पैदा होते हैं। तो आदमियत थी उस वक्त, अब हैवानियत भी नहीं है। हैवानियत भी नहीं है। कोई जानवर अपनी नस्ल को नहीं मारता, डरा तो देता है, मारता नहीं है। लेकिन हम लोग तो अपनी ही नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं। सियासी नफ़ा नुकसान तो होता रहेगा, लेकिन जो एक अजीब व गरीब किस्म का आदमियत का नुकसान हो रहा है,
उसकी कोई भरपाई संभव है ही नहीं। कारण क्या मानते हैं आप? तो बहुत दिन से सार्वजनिक जीवन में है, छात्र राजनीति से। बस सोचने का तरीका बदल गया। पहले कंडों पर खाना बनता था, सूखी लकड़ियों पर बनता था, गैस आ गई, हीटर आ गया, उस पर बनने लगा। अब तो ना गैस की ज़रूरत है ना हीटर की, अब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बर्तन आ गए हैं कि तो बहुत कुछ बदल गया। क्या खाने को मिलता था सर वहाँ? जी वही जो जेल का खाना होता है, ऐसी सब्जी जिसमें कुत्ता भी मुंह न डाल सके, ऐसी दाल जो कुछ सोच कर दर्द होता है ना, शर्म आती है, दर्द शर्म आती है। जिंदगी पे भी शर्म आती है। अब जिंदगी तो जिसकी दी हुई है, अब देखिए आप बैठे हैं मेरे पास, तो कोई रिश्ता तो लेकर आया है ना आपको। हो सकता है आपका ये कारोबारी ही रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मुझसे बहुत नफरत करते तो लानत भेजते कि एक इंटरव्यू नहीं भी आएगा तो क्या हुआ। अगर 10,000 की गड्डी में से 100 का नोट निकल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप आए ना, तो कोई जज्बा तो लेकर आया, आपको कोई एहसास लेकर आया, कहीं कोई दिन में चुभन है वो लेकर आई कि चलो चलकर शक्ल ही देख लें उस कम वक्त की, कौन है। ये तो था। बस वही हमारी कमाई है, वही हमारी दौलत है, और वही हमारा आने वाला जो बचा हुआ कल है वो है, और वही हमें सदियों याद रखेगा। जेल में जब आप थे सर, मुख्तार अंसारी की भी खबर आई, उस वक्त क्या एहसास हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सी खबरें आ चुकी थी। क्योंकि 3 माफियाओं का नाम लिया जाता था कि 3 माफिया हैं, बताओ लोगों क्या उन्हें जेल में रहना चाहिए या बाहर। तो मजमा आवाज़ देता था जेल में रहना चाहिए। तो उन माफियाओं में पहला नाम मेरा होता था, दूसरा मुख्तार अंसारी का, और तीसरा अतीक अहमद का। अब मैं उन दोनों के बारे में तो कुछ अर्ज नहीं करना चाहता आपसे, लेकिन अपने बारे में तो मैं ये जानता हूँ कि मैं कुर्बानी के जानवर पर भी आज तक छुरी नहीं फेर पाया, आज तक नहीं। अच्छा, इतने बड़े माफिया, नंबर 1 माफिया। 4.25 बीघा ज़मीन यूनिवर्सिटी की, जिसके लिए मैं माफिया कहलाया गया। 27 मालिक उसके, पुश्तैनी ज़मीन, किसी की 10 गज, किसी की 5 गज। बुलाकर मैंने कहा उनसे, माफ़ कीजिएगा वो बीमारी की वजह है, मैंने उनसे कहा कि भाई तुम अपनी ज़मीन जहाँ भी है उसका कब्ज़ा ले लो, अपनी खेती बाड़ी करो। उन्होंने कहा हमें तो मालूम नहीं कहाँ ज़मीन है। तो हमने कहा फिर उसका पैसा ले लो, उसकी बराबर की ज़मीन का जो दूसरों को दिया है वो आप ले लो। उन्होंने कहा साहब हम वो भी नहीं लेंगे। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? तो बोले हम मार डाले जाएंगे। मार डाले जाएंगे। तो हमने कहा फिर हमें क्यों मार रहे हैं? तो मजबूर। 4.25 बीघा ज़मीन के लिए मैं माफिया कह रहा। इससे तो अच्छा कभी कभी मन में आता होगा, इतना पावर रहा मेरे पास, क्यों नहीं 10-20 एकड़ 100 एकड़ लिखा लेते। यहाँ तो क्लर्क लिखवा लेते हैं, सरकारी चपरासी लिखवा आप लेते। समझते हैं कि ऐसा मौका आया नहीं होगा? यस। क्या अधिकारियों ने ऐसे प्रपोजल्स मेरे सामने रखे नहीं होंगे? सब कुछ आया था, लेकिन फिर आप ये सवाल नहीं कर पाते मुझसे, मैं ये जवाब नहीं दे पाता आपको कि दामन पे दाग लिए बैठा होता और आप ये पूछते कि क्या हक था उस ज़मीन पर आपका।
भारतीय राजनीति में और खासकर यूपी की राजनीति में मैं जब से आपको कवर करता रहा, मैं देख रहा हूं कि जो तेवर, जो तकरीर, जो अंदाज आपका रहा, 5 साल लगभग जेल से निकलने के बाद भी वही चेहरे पर सख्ती, वही अंदाज, वही ताकत, कहाँ से लाते हैं आप ये सब? ना ना, बस अय्यारी नहीं है, धोखा नहीं है, फरेब नहीं है। एक ही सवाल को आप 50 बार करेंगे तो एक ही जवाब आएगा। मेरा झूठ पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि झूठ बोलता नहीं है। तो जो सच है वो, अब जाहिर है कुदरत ने मुझे कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ कमियाँ, कुछ बेहतरियाँ देकर ही तो पैदा किया है। तभी तो आप जहमत कर रहे हैं मेरे पास, तभी तो मेरा इम्तिहान हो रहा है। इम्तिहान हर किसी का नहीं होता है, जुल्म हर किसी पर नहीं होता है, हथौड़ा फौलाद पर ही चलता है। आग में फौलाद ही पिघलाई जाती है। फौलाद आजम खां पिघले? मुझे तो नहीं लगता। फौलाद नहीं थे ना, इंसान थे। लोगों को समझने में गलती हो गई, समझने में गलती हो गई। फिर भेज देंगे, फिर चले जाएंगे। जिंदा रह गए तो फिर वापस आएंगे, मर गए तो हमारा जनाजा उससे भी ज्यादा धूम से आएगा। जब अब आप आ रहे थे अभी जेल से निकल के, तो उस काफिले में हम लोग भी थे। बहुत जगह सुनने में आया कि सीएम आ रहे हैं क्या? कौन आ रहा है भाई? सीएम आ रहे हैं क्या? इतनी भीड़, इतना उत्साह, ये है कमाई आपकी? और आप ये भी जान लीजिए कि जो लोग सड़कों पर थे सीतापुर से रामपुर तक, दोनों तरफ सड़क के गांवों का शायद ही कोई शख्स अपने घर में हो, बिला इम्तियाज इसके कि उसका मज़हब क्या है, उसकी ज़ात क्या है। ये वो लोग थे जो न कभी मुझसे मिले हैं और शायद ना ही कभी मिलेंगे, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं होगा। वो कौन सा एहसास था, वो कौन सा जज्बा था, कौन सी कशिश थी, कौन सी चुभन थी उनके दिल में जो उन्हें सड़क तक लेकर आई थी। जबकि कितना दहशत का माहौल बनाया गया था, पूरे इलाके में ड्रोन उड़ाए गए थे, घर घर जाकर कहा गया था कि अपने घरों पर रहना। उसके बावजूद भी कुछ लोग आ गए थे। कुछ लोग आ गए थे तो इतनी भीड़ थी। कुछ लोग आ गए थे। आप कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं किए? तभी तो नहीं, ना ज़्यादा ना कम। धर्म तो मेरा है, मेरी ज़ात का है, और मुझे किसी से नफरत करने का मेरे अल्लाह ने हक नहीं दिया है। रब्बुल आलमीन है मेरा, तो कलमा यही है, मेरा कुरान यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं हमद करता हूँ उस रब की, उस मालिक की जो आलमों का रब है। अगर रब मेरा होता, अल्लाह मुसलमानों का होता, तो कुरान हकीम कुछ इस तरह नाजिल होता कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन, मैं इबादत करता हूँ उस अल्लाह की जो मुसलमानों का रब है। तो मेरा रब तो आपका रब भी है। आपसे नफरत करके तो मैं अपने लिए जहन्नम की नीचे सतह तलाश कर रहा हूँ। मैं आपसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि आप, मेरा रब ही आपका रब है। तो मैं अपने रब की कायनात और अपने रब के बंदों पर कैसे जुल्म ज्यादती कर सकता हूँ, कैसे नफरत कर सकता हूँ? हाँ, मेरा अकीदा मेरे साथ, आपका अकीदा आपके साथ। ना आप मुझ पर थोपें, ना मैं आप पर थोपूं। सर, एक चीज जरूर पूछा जाता है और कहा भी जाता है, आजम खान ने कभी अपने दामन पे दाग नहीं लगने दिया। आजम खान कभी झुके नहीं। आजम खान ने कभी कुछ मांगा नहीं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी थी और है जिसके लिए आजम खान ने, जहां सारी दामन फैलाना था, दामन फैलाया। नहीं, सारी जिंदगी जूतियां सीधी गई, सारी जिंदगी अपने आप को समर्पित किया ईमानदारी से। सोने चांदी के कंगन नहीं मांगे अपने लिए और अपनी शरीके हयात के लिए। तो कलम मांगा, सो मिला,
देने वाले का दिल भी बहुत बड़ा था। उस दिल के लोग अब पैदा ही नहीं होते। नेताजी का अब ऐसे लोग पैदा ही नहीं होंगे, भी नहीं होंगे। बहुत बड़े बड़े लोग पैदा होंगे, लेकिन मुलायम सिंह पैदा नहीं। लोग उनकी खूबियां जानते ही नहीं है। वो कैसा इंसान थे कोई जानता ही नहीं है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर एक इतने बड़े शख्स को कोई जान ही नहीं सका तो फिर अब पहचान करा के क्या फ़ायदा। आपके घरों में वो तस्वीरें लगी हैं, हाथ पर हाथ रखे, गाल पर गाल रखे, कंधे में कंधा मिला के, वो मुलायम सिंह यादव क्या थे आपके लिए? बस मेरी जान थे, मेरी जान। मोहब्बत करता था माशूक की तरह, और वो भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक लफ्ज़ मेरे खिलाफ उनके सामने बैठ कर कहते। तो धक्के देकर निकाला जाता था और फिर घुस नहीं सकता था। कोई बात तो होगी, कोई वजह तो होगी। कैबिनेट नहीं होती थी अगर मैं नहीं आता था। अगर मैं दौरे पर हूँ और 4 घंटे लेट पहुँचूंगा तो कैबिनेट 4 घंटे बाद ही शुरू होगी। उस दिन अगर नहीं आऊँगा तो उस दिन कैबिनेट नहीं होगी। वो जानते थे कि मैं कैबिनेट में जाऊँगा तो मेरा बाजू नहीं होगा उस वक्त। मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के। ये यहाँ से निकली हुई आवाज़ है। कैबिनेट नहीं होती थी। करेगा कोई मेरे लिए ऐसा? शुगर मिल चलवाने के लिए मैंने प्रपोजल रखा कैबिनेट में। सभी साथी हमारे चीख पड़े, क्यों साहब, इनमें क्या सुरखाब का पर है? हमारा मिल बंद है, हमारा बंद है, हमारा बंद है। पहले हमारा चलेगा, फिर इनका चलेगा, इनका भी चलेगा, इनका भी बनेगा। मैंने कहा ना, मेरा नवाबों का शहर है, बहुत जुल्म हुए हैं आप पर, वो नहीं हुए। पहले मेरा चलेगा, मेरा बनेगा, और नहीं बनेगा तो मैं जा रहा हूँ, आत्मदाह करूँगा अभी। और कैबिनेट से निकल कर मैं, क्या होगा कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो नंगे पैर मेरे पीछे आएगा? नंगे पैर। ओह, गाड़ी में बैठेंगे, सचिवालय में एक तमाशा था। मैं दफ्तर आ गया था कि जाकर रिजाइन करूंगा। पागल हो गए हो तुम तो, दिमाग खराब हो गया है, कोई तरीका है ये करते हैं किसी के साथ? हो जाएगा, अगले कैबिनेट में हो जाएगा, यही लोग कहेंगे। मुझे बात तो करने दो। कौन करेगा मेरे साथ ये? कौन करेगा? कहाँ से? मैं आंखों में अपने लेंस डलवा कर आया। बीमार था पिछली बार जब जेल से छूटा था। अगले दिन इनका स्वर्गवास हो गया, तो मुझे रोना नहीं पड़ा। मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे, तो मेरी दोनों आंखें फिर खराब हो गई। अब लेंस भी चेंज नहीं हो सकता। मेरा आशिक चला गया, मेरा माशूक चला गया। मैंने एक दिन कहा, कितना अच्छा होता अगर आप मुसलमान होते। अरे मैं मुसलमान ही तो हूं, कह देगा कोई। कितने मजहबी थे कोई जानता है? कितने धार्मिक थे वो? कितना वक्त पूजा में गुजरता था उनका? मेरा दिल रखने के लिए। अरे मैंने कहा इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हो मत जाना। मेरे और मेरी कौम के लिए तो आप एक अच्छे हिंदू, अच्छे इंसान हो, इसीलिए फायदेमंद। और ये बात मैं सिर्फ पहली बार आपसे कह रहा हूं। मैंने तो वो खो दिया
जिसके बाद फिर मुझे सियासत करना नहीं चाहिए थी। मैं बहुत खुदगर्ज था, बहुत मतलब परस्त था, और वो इसलिए कि मेरे शहर को मेरे उस मतलब परस्ती की बहुत ज़रूरत थी। बहुत सताए हुए लोग हैं। आज जो आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं था। सन 80 से पहले यहाँ एक घर भी ऐसा नहीं था जिस पर पक्की छत हो, खपड़ेलें थी, फूस की छत पर थी। उस खुदगर्जी ने मुझे वजीर बनाया, वरना मैं वजीर होकर बहुत बार बड़ा बेइज्जत हुआ हूँ। और अब देख लो कितनी जिल्लत हो रही है, सिर्फ इसीलिए कि मैं वजीर ही तो था। एक घर नहीं बना सका। बरसात में यहाँ 2-2 फीट 2.5 फीट पानी रहता है। ये सब साफ किए गए हैं, सब ये जो कुछ तोहफे तहाइफ रखे होते थे सब गल जाते हैं। लखनऊ में 40-45 साल की सियासत में एक कमरा नहीं खरीद सका। पिछली बार जेल से निकलने के बाद जब गेस्ट हाउस मांगा तो कोई गेस्ट हाउस नहीं मिला, सब ने मना कर दिया। फिर दोस्तों ने किसी जगह बहुत कोशिश की तो एक ऐसा कमरा दे दिया ऐसे गेस्ट हाउस में जहाँ बाउंड्री वाल सिर्फ 2.5 फीट की थी और शीशे की खिड़कियाँ थीं। इस डर से कि कोई मार न दे, सारी रात कोने में कुर्सी डाले बैठा रहा और उसके बाद फिर कभी लखनऊ नहीं गया। रहने को घर ही नहीं है। और सीबीआई जांच, ईडी, आईटी इतने दिल में नश्तर, इतने नश्तर पैवस्त किए हैं कि अब नए जख्म की जगह भी नहीं है। पूरे दिया ना। आप भी रो रहे हैं और मेरी आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं। हमने तो उस आजम खां को देखा जो टेम्पो से यूपी भवन चले जाते थे। सरकार चली गई, गाड़ी वहीं से वापस कर दी। यूपी भवन से उतरे, 3 व्हीलर में बैठे, रेलवे स्टेशन आए, टिकट खरीदा, रामपुर आ गए, रिक्शा से घर आ गए। हम चोर हैं, डकैत हैं। दिल फट जाता है। मैंने फट ही तो नहीं सका, फट गया होता तो निजात मिल जाती जिंदगी से। दिल भी तो बहुत पत्थर हो गया है, बहुत पत्थर हो गया। मैं सोचता हूँ, अपने परिवार में बताता हूँ, दिल्ली में जब हम लोग थे, दर्जनों बार आपका इंतजार करते थे यूपी भवन में। रिपोर्टिंग के दरमियान आजम खान साहब, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, कई कई बार के कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद ऑटो रिक्शा से चले आ रहे हैं। दर्जनों बार देखा है ऑटो रिक्शा से चले आ रहे हैं। सब उसी की तो, उसी जिंदगी की तो सजा है। काश अपने लिए एक आरामदेह घर ही बना लिया होता, जहां कम से कम दरवाजे तक आपकी गाड़ी तो चली आती। नेताजी से जो आपके रिश्ते रहे,
मैंने देखा कि रामपुर में यूनिवर्सिटी में आपने जन्मदिन मनाया, दिल्ली से कवर करने आया था मैं। उनके अलावा किसी के नाम का पत्थर है ही नहीं, उनका है और अखिलेश जी का है। आपने बग्गी पे बैठाया था नेताजी को। मॉन्चेस्टर से मंगाई थी, मेरा भांजा है वहाँ, उसने शिप से भेजी थी। वो ऐसी बग्घी है कि बर्तानिया की मलका के पास भी वैसी बग्घी नहीं आई आज भी। शानदार बग्घी से उनका हक था। मैं जन्मदिन था उनका, निकाल नहीं सकता था, मैं रास्तों में दिल बिछा देता अपना। कितना बड़ा एहसान किया था उस शख्स ने। मेरे बच्चों के हाथ में कलम दिया था, जो टायर का पंक्चर जोड़ते हैं, जो कोठियाँ बनाते हैं, जो सड़कें बनाते हैं, जो ठेलों पर चाट बेचते हैं, उनके बच्चे और बच्चियों के लिए कलम देने का इंतज़ाम किया था और बड़ी खुशदिली से किया था, भारी मन से नहीं, बहुत खुशदिली से। आपने कहा कि कलेजा निकाल के बिछा देता, बग्घी क्या है? मुमकिन होता था। मुझे याद है पेट्रोल पंप से वो काफिला निकला जी। सड़क के इस पार पेट्रोल पंप है जी। और सड़क के उस पार बग्घी थी। जी। सही बोल रहा हूँ? जी। उस बग्घी पे आप सवार, नेताजी सवार। मैं तो उनकी वजह से बैठा था, उसके बाद आज तक नहीं बैठा। मैं जब आया हूँ तो वाइस चांसलर मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी आएँ तो बग्घी से ही हम आपको रिसीव करें। मैंने समझाना चाहा, लेकिन वो इतने जज्बाती थे कि उन्होंने मेरी बात न समझी न सुनी और जानना चाहा मैं कब आऊँगा, तो मैंने कहा अभी तो बहुत थका हूँ, 2-4 दिन रुक कर आपको बता दूँगा। लेकिन अगले ही दिन मैं पहुँच गया ताकि ये बग्घी वाला मामला टल जाए। मैं तो उसके बाद बैठा भी नहीं। तो उस बग्घी से जब नेताजी निकले, लाखों की संख्या में लोग, हम पत्रकार भी पीछे पीछे, और 1 किलोमीटर बाद कोई मूर्ति थी जहां उनको माल्यार्पण करना था या जो भी था, वो जो गांधी समाधि। यस, गांधी समाधि। वो भी मैंने ही बनाई है, वरना सिर्फ एक 4 ईंटों का डब्बा था जहां बड़ी गंदगी रहती थी। पूरी गांधी समाधि मैंने ही बनवाई। गांधी समाधि पर वो पहुंचे। यहाँ बापू के नाम की कोई यादगार नहीं थी। गांधी स्टेडियम बनाया, गांधी मॉल, बापू मॉल बनाया, बापू के नाम से कस्तूरबा जी के नाम से कस्तूरबा पक्षी विहार बनाया। ये अलग बात के बर्बाद हो गए वो सब, उन पर रंग पालिश भी नहीं हो सका। लेकिन उस गांधी स्थान पे जब पहुंचे माल्यार्पण करने, तो हम लोग अंदर पहुंच गए। अंदर गए तो जैसे उनकी नज़र पड़ी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। अखिलेश, खाना खाए? हमें देख के, दिल्ली से आए हैं, खाना खाए। अजीब शख्स थे, अजीब शख्स थे। उतनी भीड़ में जन्मदिन मना रहे हैं आजम खान साहब, इतनी भीड़, लाखों कार्यकर्ता, जैसे चेहरे से नजर मिली सीएम को बोल रहे हैं, अपने बेटे सीएम को। आप वहां मौजूद थे। दिल्ली से आए, कुछ खाए। ऐसे ही देखिए, कोई इतना बड़ा बेवजह थोड़ा ही होता है, कुछ तो होता है। और उनमें कुछ नहीं, बहुत कुछ था। अब बाकायदा मैं उनके लिए भारत रत्न की मांग करूंगा, बल्कि आपके माध्यम से करता हूं। जब मंच सजा तो आपने कुछ डिमांड की होगी, बोलने खड़े हुए, आज भी याद है। बोले आजम साहब ने अगर जो कुछ मांग रखी है वो मांग पूरी होकर रहेगी। वो अपने लोगों के लिए मांग रखते हैं और मांग किया है उन्होंने। और उनकी मांग नहीं, मुझे याद है उन्होंने कहा ये मांग नहीं, एक आदेश है।
शिवपाल जी खड़े हुए। शिवपाल जी ने कहा कि आजम भाई ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है, वो होकर रहेगी। ये रिश्ता आपका, मैं तो गवाह हूं। बस उस चट्टान के एक पत्थर थे हम, चट्टान के पत्थर। सर, जब आप उनके भाषणों के लिए खड़े होते थे, रैलियां मैंने बहुत सारी कवर की हैं जिसमें आप और मुलायम सिंह जी रहते थे, आप एक शब्द का प्रयोग करते थे, मुझे बड़ा वो एक अलग, एक आपका बोलने का, तकरीर का एक अलग यूफोरिया है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। मैं कहता भी हूं कि कोई नहीं बोल सकता जैसा आप बोलते हैं। लेकिन क्या बोलते थे आप, पता नहीं, एक उर्दू के शब्द थे, जब आप बोलते थे तो तालियों से गड़गड़ा जाता था, लाखों की भीड़ जब आप उनको देखते थे और वो आपको देखते थे। ऐसा प्यार तो हमने किसी बाप बेटे में देखा होगा, बड़े भाई छोटे भाई में देखा होगा, लेकिन एक दूसरे धर्म का, एक दूसरी बिरादरी का, एक साथ में काम करने वाले पार्टी के साथी का, ये आप देख के स्पंदित हो जाते थे एक दूसरे को, दोनों। जब इंसान से इंसान मिले तो वे धर्म कहाँ रह जाता है, जात कहाँ रह जाती है। इटावे में रैली हो रही थी, मैंने कहा इटावा के लोगों से कि इटावा के लोगों, रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो लिखा होता है ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसे संभाल कर रखिए। आज मैं तुमसे कहने आया हूं कि ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसे संभाल कर रखिए। मुलायम सिंह जी के लिए अखिलेश जी का पर्चा भरवाया जब पार्लियामेंट का पहली बार, तो वहाँ एक जुमला कहा मैंने, वो आखिरी तकरीर तो होती थी अपनी, मैंने कहा कि अपनी तकरीर के साथ ही आखिरी जुमले पर ख़त्म की कि टीपू को, घर का नाम टीपू कि टीपू को सुल्तान बना दो। अब वही नारा लगा पूरे चुनाव, टीपू को सुल्तान बना दो। सारे चैनलों ने लिखना शुरू किया, टीपू बने सुल्तान। 2012 में वो आपका ही तकरीर था। ये याद नहीं मुझे कलकत्ता का सम्मेलन था या बिहार का था। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता तुम लोग इतने बड़े कायद को नाम लेकर बुलाते हो, आज से आपका नाम कोई नहीं लेगा, आज से नेताजी कहा जाएगा। ओह, पहली बार वो नेताजी दिया हुआ नाम आपका है, खादिम का है, आजम साहब का। आजम साहब ने कहा कि कोई आज से नेताजी कहा जाए, नेताजी कहेंगे, और ये कहकर नारा लगवाया नेताजी हाँ जिंदाबाद। हाँ। उस दिन से एक और आप उर्दू के शब्द का प्रयोग करते थे, जाने क्या शख्स के लिए देखते थे जब वो बोलते थे तो आप, वो जैसे मंच पे होते थे तो आप जब बोलते थे क्या कहते थे सर? याद ही नहीं, पता जो ऐसे विशेषण ख्याल आ गया उस वक्त। हम लोग तो थोड़ा सा अब सुन सुन के वो है कि यशस्वी, आदरणीय, वो तो सुनते थे, लेकिन ठीक है, अच्छा है, उसका भी सम्मान है। और उर्दू की एक मिठास है जी, उसमें आप एक शब्द पता नहीं कौन सा आप बोलते थे, उनको क्या कहते थे, कौन सा मतलब गरीबों के मसीहा के रूप में कुछ कहते थे आप? हाँ हाँ हाँ, रफीकुल मुल्क का तो लक़ब ही दिया था रविंद्रालय में हमने। जी जी, रफीकुल मुल्क, यस यस यस, रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक कहा ना मैंने? जी। जब आप जेल में होंगे तो नेताजी की वो बातें, साथ चलना, वो सब यादें आती होंगी ना? वो तो जिंदगी का हिस्सा है। इतना कैसे आपकी और उनके बीच में बॉन्डिंग हुई? क्या पसंद आया आपको और उनको आप में क्या पसंद आया? पता नहीं, वो दुनिया में होते तो वो बताते, लेकिन हाँ पता नहीं क्यों कुछ था। तो हो सकता है मेरे यहाँ नहीं, आपके यहाँ पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है किसी जन्म में कुछ रिश्ता रखा हो। था रिश्ता जरूर। जब उनकी मौत की खबर आई तो हमने भी देखा, आप पिक्चर सामने आई थी, आप रो रहे थे। मन में क्या लगा देश की राजनीति के लिए? रो नहीं रहे, हाँ, तो आंसू खुद ही नहीं रुके थे। 1.5-2 दिन आंसू रुके ही कब थे, रोए नहीं। उस शख्स के लिए रोना तो वाजिब ही नहीं था।
आपने एक शब्द कहा कि दूसरा मुलायम सिंह पैदा नहीं हो सकता, बड़े बहुत लोग पैदा। उनसे अलग बहुत अच्छे हो सकते। समाज के लिए क्या किया उन्होंने, क्या दिया? नहीं किया? यस, वही मैं जानना चाहता हूं। क्या नहीं? एक छोटी बुद्धि हम लोग उतनी ना समझ पाते हैं, लेकिन एक विराट व्यक्तित्व के धनी आजम खां जब बताएंगे तो समाज जानेगा, अपनी दृष्टिकोण से जानेगा कि आखिर क्या थे वो जिनको आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। क्या थे वो शख्स जो गरीबी से निकलकर और रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या क्या नहीं हुए समाज के लिए। प्रधानमंत्री हुए तो रोके गए, तो प्रधानमंत्री हुए थे। उनके नाम पर फिर एतराज़ किया गया और उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। और अगर वो हो गए होते जी, तो हो सकता है आज समाजवादियों का इतिहास कुछ और होता। अखिलेश जी को आपने बचपने से देखा, शुरू से देखा? ना देखिए, बचपन तो हम उनका नहीं देख सके क्योंकि वो विदेश में ज़्यादा रहे, वहीं पढ़ाई की। लेकिन जब आए तो जाहिर है ही इज सो कल्चर्ड, सो जेंटल, नो डाउट। कोई जाहिर है अपने मरहूम वालिद की खूबियाँ तो उनमें हैं ही, लेकिन उतनी होने के लिए तो वक्त लगेगा। आपने कहा कि वो जेंटल, सभ्य, सुसंस्कृत, कल्चर्ड अखिलेश यादव। नो डाउट। नेताजी का जो आम लोगों से जुड़ाव था, गरीबों से जुड़ाव था, वो भी देखिए, वो तो किताब ही अलग थे। वो तो एक अलग किताब थी, एक अलग इतिहास थे। वो कोई नहीं हो सकता। आप अक्सर नेताजी से जिद कर लेते थे हक के मारे कि नहीं ये तो है, तो मान भी लेते थे। आदत तो उन्होंने खराब की थी। आदत तो उन्होंने ही खराब की थी। फिर एक दिन तंग आ गए, हम रोज इस्तीफा लेकर पहुंच जाते थे। अच्छा, उस दिन उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं किया। हाँ, रख लिया। घंटी बजाई, पीए पीएस जो भी था वो आए, भाई ज़रा गवर्नर से टाइम ले लो। मैंने पूछा क्यों, क्या कुछ खास बात है? मिला, अरे भाई तुम्हारे रोज रोज के इस्तीफों से तंग आ गया हूँ, आज सरकार से इस्तीफा देने चल रहा है, चलो तुम भी चलो। तो मैंने लिफाफा उठाया, टुकड़े किए, जेब में रखा, था मैं जा रहा है। ये थे मुलायम सिंह। अच्छा, जब पार्टी की स्थापना हुई सर, समाजवादी पार्टी की, उससे पहले आप उनके साथ थे? बहुत पहले से था। जब छात्र राजनीति से आप आए? ना, मैं विधायक हो गया था जी। जब पार्टी को 2 हिस्सों में बंटना था। बस एक बार इन्होंने गैलरी में कही, हम जा रहे थे, रोक कर पूछा कि हम किस वक्त आपके यहाँ आ जाएं। तो मैंने पूछा किस लिए? बोले वो जो पूरा पश्चिम का चल रहा है। तो मैंने कहा क्या क्या आप क्या चाहते हैं? बोले हम चाहते हैं आप हमारे साथ आ जाएं। हम 3 लोग उस वक्त एक साथ रहते। एक मैं था, अमीर आलम खां थे मुजफ्फरनगर वाले, और एक अब इस दुनिया में नहीं है, मुन्नन खां करके थे, गोंडा वाले। बाद में एमपी हो गए थे, उस वक्त विधायक थे। तो ये माना जाता था कि 3 वोट एक तरफ जाएंगे। तो मैंने कहा जी आपके साथ आ गए, क्योंकि उनके अलावा किसी ने हमसे पूछा ही नहीं था। जिस दिन मीटिंग होना थी फैसले की, उस दिन सुबह 5:30 बजे के करीब, नेताजी बहुत सुबह तो उठते ही थे, 5:30 बजे 34 दारुशफ़ा पर बेल बजी। एकदम दरवाजे पर गया कि पता नहीं इतनी सुबह कौन आ गए। देखा तो आप अकेले खड़े, बाकी सब लोग सीढ़ियों के नीचे थे। तो मैं एकदम घबरा गया, पता नहीं भाई इतना बड़ा आदमी कैसे।
कैसे भाई, वो उसी के सिलसिले में आए थे। तो मैंने कहा नेताजी ना, उस वक्त पता नहीं क्या कहा होगा, नेताजी तो सब कहते ही नहीं थे। मैंने कहा मोहतरम, जो कह दिया आपसे बस वो पत्थर की लकीर है, और अंदर हम आपको इज्जत लेंगे नहीं, क्योंकि आपको चाय पिलाने के लिए कुछ है नहीं, नाश्ता कराने को कुछ है नहीं, और फिर आप हम पर शुबह करके आए हैं। बहुत हंसे, बोले अब मैं आऊँगा भी नहीं, जा रहा हूँ। और अपने साथियों से जाकर कहा कि कोई भी अगर वोट नहीं मिलेगा तो ये 3 वोट हमें मिलेंगे। फिर हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज हुई, दूसरा खत्म। चलिए, तो जो पार्टी की स्थापना हुई उसमें आपका भी सुझाव था? उसमें साहब सबसे अहम रोल था, वो बिहार के थे, कपिल देव सिंह। वो भी साहब कोई चीज़ थे, बड़े प्यारे आदमी थे, और उनकी बातें इतनी पूरब की जो भाषा थी, इतनी कच्ची ज़ुबान थी। रामपुर वाले तो उनके ऐसे आशिक थे। तो पहले रात का तो कोई टाइम होता नहीं था सभा का, तो जब वो कुर्सी डालकर बैठते थे सभा पे तकरीर करने, और फज्र की जब आज़ान होती थी तब उन्हें रुकना पड़ता था, और मजमा बिल्कुल जैसे फेविकोल लगा कर रोक दिया, जबकि वो भाषा भी नहीं है हमारी। बिहार की भाषा। उनका बहुत दबाव था। हाँ। और आखिर बार उन्होंने ये कहा कि सुनो भाई मुलायम से, मैं अब आज के बाद नहीं कहूँगा, आऊँगा ही नहीं। अच्छा, अगर तुम्हें पार्टी बनाना है तब तो मैं आऊँगा। ये टाल रहे थे, 1.5 साल हो गया था उस प्रपोजल के। तो आपने कहा तब हुआ ये फैसला। तो असल क्रेडिट अगर किसी को जाता है, कपिल देव सिंह को जाता है। आप लोग सब लोग मिले, जनेश्वर मिश्रा सब, लेकिन आप, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था या बेसिक थीम था वो कपिल देव जी का ही था। जब नई पार्टी आप लोग बनाए तो डर नहीं लगता था कि कैसे पैसा आएगा, कैसे खड़ा होगा, जीतेंगे? लेकिन 1 साल में आप लोग सत्ता में आ गए। बस ऊपर वाले की मेहरबानी थी, नीयत साफ थी, खिदमत का जज्बा था, सब लोग नेक नीयत थे। उस वक्त ये मक्कारियाँ नहीं होती थी, धोखा नहीं होता था। राजनीति में थोड़ा ना, ठीक है, राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने और जलील करने और बर्बाद कर देने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सर, अगर एक सवाल ना पूछा जाए तो ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा। अधूरा इस लिहाज से कि जब आप जेल के अंदर थे, जेल से बाहर आए, तमाम लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आजम खान साहब ने जिस पार्टी को पैदा किया या उसकी स्थापना में शामिल रहे, क्या उस पार्टी को छोड़ के मायावती जी के साथ जाएंगे, बसपा के साथ जाएंगे? उनके परिवार के लोगों की दिल्ली में बहन जी से मुलाकात हो गई, बात हो गई, गुफ्तगू हो गई, ये पूरा देश जानना चाहता है। बताइए, हम इस हैसियत के लोग हैं, छोटे से लोग गली में रहने वाले, कि हमें कोई दिल्ली बुलाकर अपने आवास पर, अपने कोठी बंगले पर हमसे क्यों मिलेगा? है क्या हमारी झोली में? खाली झोली, खाली जेब, तन खाली, मन खाली, सब अफवाहें हैं। सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं। कुछ न किसी ने चाहा, न वो चाहत हम तक आई, न हमारी तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन या रिएक्शन हुआ। और फिर किसी जाने वाले के लिए किसी के बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी को जाना है तो फिर ये बहाना होता है कि साहब मुझे बुलाया गया था। जिसे जाना है वो चला जाएगा, आप नहीं रोक सकते उसे, क्योंकि वो जब जा रहा है तो नाप तोल कर जा रहा है, कौन सा हाथ भारी रहेगा। हमारे हाथ ही नहीं है तो नापे तोलेंगे क्या?
कभी नाप तोल सीखा आपने? नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतनी मिलती है मियाँ बीवी को पेंशन के, नवाबी से जीते हैं। हाँ, बस गरीबी आ गई, सब बिक गया, बीवी का जेवर बच्चे की शादी के लिए रखा था। वो मुकदमों वगैरह में अब जाहिर है 250-300 मुकदमे लड़ने के लिए चाहिए था। सब बिक गया लगभग रखी हुई चीजें? लगभग नहीं, बहुत कर्जदार हो गए, बहुत कर्जदार हो गए। ये जो जहर वाली खबर थी सर कि जेल में जहर दी गई, ये भी वो थोड़ा देखिए, वो बहुत मोहब्बत के लोग हैं जिनकी क्या बात कर रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब बहुत ज़ाहिर बड़े ख़ानदानी लोग हैं। उनके वालिद मरहूम बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़े नेता थे। वो दरअसल मुख्तार अंसारी की जो खबर टीवी पर चली और बंदियों में, तो मैं थोड़ा मोहतात हो गया था बस खाने पीने में, और थोड़ा आप वही तस्करा मैंने किया था कि भाई उसके बाद थोड़ा एहतियात बरतने लगे थे आप? अच्छा, मुझे क्योंकि अगर कोई मेरे लिए अलग से एहतमाम होता तो मुमकिन भी था, फिर मैं खाता ही कितना था। एक छोटी सी रोटी बारीक सी दोपहर में, और एक रात में, और रात में पूरी खा भी नहीं पाता था। मैं अचार डालता था वहाँ, नींबू आ जाते थे यहाँ से, मसाले बाहर से आ जाते थे, सब्जियाँ आ जाती थी, तो उनके अदरक, नींबू, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, इसका अचार डालता था। आम जिस ज़माने में चल रहे थे तो वो जामुन आते हैं, तो जामुन बहुत आ जाते थे, तो उनको सड़ा कर गला कर जो तरीक़ा होता है, तो उसका सिरका बना लेता था और उसमें प्याज वगैरह डाल कर उससे रोटी खा लेता था। एक रोटी का खाना ही क्या था। ये भी अफवाह थी ना, वो शायद मेरे कहने में कुछ कमी रह गई थी। एक बात और भी है कि आपने मुरादाबाद का टिकट बदलवा दिया, आपने रामपुर में अखिलेश जी को चाहा, बहुत सारी बातें थी। चूंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप यूपी की सियासत के पिछले 40 साल से ऐसे शख्स हैं जिसे कोई पसंद करे नापसंद करे, लेकिन वो चर्चा में हैं और चर्चा में रहेंगे। अब वो मेरी ख्वाहिश थी वो लड़ें, नहीं लड़े तो जाहिर है उनका अपना इख्तियार था। पानी दे दूं? ना, मेरे मुंह में लौंग है इसलिए। अच्छा अच्छा, ना है, उनका अपना हक है, पार्टी के चीफ हैं, वो जैसे चाहे तो फैसला ले। ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी हर ख्वाहिश ही मान ली जाती, तो कोई हिकमत रही होगी। तो मैं वैसे भी जेल में था, तो और ये कहना कि मैंने किसी को टिकट दिलवा दिया मुरादाबाद, बरेली या बिजनौर कहीं, तो वो बात भी सही नहीं है। मैं अपने रामपुर में तो टिकट दिलवा नहीं सका, वहाँ कैसे किसी का कटवा दूंगा। कोई हस्तक्षेप नहीं था? मैंने अर्ज किया ना आपसे कि रामपुर में ही नहीं दिलवा सका। आप अखिलेश जी को चाहते थे यहाँ? हाँ बस, और जिसको चाहते थे उसको भी नहीं मिला? अब वो पार्टी का फैसला था उसमें। एसटी हसन साहब कहते हैं कि रुचि वीरा का टिकट आपने दिलवा दिया और वो जीत भी गई। इलेक्शन तो उन्होंने भी लड़ाया था उनका, मैं तो जेल में था। मना लेंगे हम उनको, कौन सी बात है, मना लेंगे? नहीं, हम क्यों नाराज होंगे हमसे, जरूरत पड़ेगी मना लेंगे। ये जो खांसी है जेल का ही असर है जी। ये जेल में कोरोना हो गया था ना मुझे पिछली बार, तो 5 महीने एडमिट रहा था मेदांता में, और ये भी
आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा कि सरकारी चपरासी तक बीमार हो तो उसका रीइंबर्समेंट होता है, उसको खर्च मिलता है। कोई इतिहास का एमपी एमएलए ऐसा नहीं होगा जो कोरोना में बीमार हुआ हो, इलाज हुआ हो और उसके इलाज का पैसा रीइंबर्स ना हुआ हो। मुझसे जेल अथॉरिटीज़ ने लिखवा कर ले लिया था मेरे बच्चे से, उसे भी, वो भी जेल में था उस वक्त, उसे भी कोरोना हुआ था। कि आप अगर मेदांता में इलाज कराना चाहते हैं तो आप कराइए, लेकिन आपको फिर सरकार से उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। जबकि वो लिस्ट जिसमें रीइंबर्समेंट होता है, मेदांता टॉप पर है। लेकिन मेरे साथ ये कर्म रहा सरकार का कि उन्होंने मुझे इलाज के लिए तो 3 दिन बाद भेज दिया। अगर मैं 3 दिन पहले चला जाता तो मेरे फेफड़े बच जाते, पूरा लंग्स जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। 2 बार लिखा जा चुका था आज़म खां इज़ नो मोर। हाँ तो जी 1.5 करोड़ का बिल था, कहाँ से जमा किया था और कैसे हुआ था, वो भी फुटपाथ पर लोग बीमार हो जाते हैं तो लोग उठाकर ले जाते हैं, उनका भी इलाज हो जाता है। मैं तो फुटपाथ पे था भी नहीं, लेकिन वो पैसा रीइंबर्स नहीं। ये अकेली मिसाल है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मुझे याद है मैं विधानसभा कवर कर रहा था जब एक बार आप आए और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जब गैलरी में मिले तो आपने उनका हाथ पकड़ा या उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, साथ में गए हंसते हुए खेलते हुए। तो फिर ये मोहब्बत क्या है? तो वही बता सकेंगे। मैं तो अच्छा, मैं उनसे शिकायत भी किस बात की करूं? किस बात की शिकायत करूं? जाने दीजिए। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हमने और नेताजी ने तय किया कि जो लोग इमरजेंसी में रहे थे DIR हमेशा में, उनके लोकतंत्र सेनानी मानकर पेंशन दी जाए। और वो कानून भी बनाया हमने ही देना शुरू किया। और RSS और BJP के लोगों को ज़्यादा मिलता है बनिस्बत दूसरों की। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि पिछले 5 साल से वो पेंशन मेरी रोक दी गई है, मुझे नहीं दी जाती, मिलती नहीं। अच्छा, बाकियों को मिलती है? मेरे अलावा। बहुत गुनहगार आदमी हूँ, मेरी बुराइयों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत गुनहगार। इस गुनाहगार का इंटरव्यू करना भी गुनाह तो नहीं है? अब आप सोच लीजिए। अच्छा भाई, मुझे इजाज़त दो। एक सवाल और पूछ लेना चाहता हूँ सर। शायद अखिलेश जी 8 तारीख को आने वाले हैं आपसे मिलने। जी जानकारी तो होगी ही आपको जी। है? क्या कहेंगे आप उनसे? ना तो मेरी शायद रिहाई के बाद और तबीयत ख़राब है, इस वजह से शायद आ रहे हैं। तो हमारे बीच ज़ाहिर है इंसानी रिश्ते भी तो हैं सियासत के अलावा। पार्टी ठीक चला रहे हैं? अब इन 5 साल का तो कुछ इल्म नहीं, कुछ खबर ही नहीं। ज़ाहिर है ठीक ही चला रहे हैं, तभी तो इतने MP माशाल्लाह जीत कर आए हैं। आपको लगता है सही। ये जो खबरें हैं कि आप नाराज, वो नाराज? अरे तो हमारी नाराज़गी से मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो क्या सूरज नहीं निकलेगा?
हमारी क्या नाराजगी, क्या नाराजगी है? और फिर औकात ही क्या है हमारी? और क्यों नाराज होंगे? कोई वजह तो हो नाराजगी की, और हों भी तो घर बैठे अपने। ऐसा तो नहीं है कि आपकी औकात नहीं है? क्या औकात है बकरी चोर मुर्गी चोर की? आप भले अपने को कमतर करते हो, क्या औकात लेकिन है? जनता के बीच में 5-5 साल मुजरिमाना सजाएं काटे हुए, क्या औकात है? रामपुर में जो नवाबों की औकात नहीं है, वो जन नेता आजम खां की है लोगों के दिलों में। नवाबी तो हमने ख़त्म की है, नवाबी तो हमने ख़त्म की। लोगों के दिलों के नवाब हैं आप। आज यहाँ हर गरीब नवाब है, हर गरीब नवाब है। यहाँ एक दिल्लन साहब होते थे, उनकी एक खोका था रसुल्ला खां के बाज़ार में, छोटा सा पानों का, सड़क पर रखा हुआ था, उस वक्त बुलडोज़र नहीं आया था। तो हमने उन्हें रामपुर का नवाब बनाया था। बग्घी पर उनकी सवारी निकाली थी और नारे लगे थे, हमारा नवाब दिल्लन नवाब। अच्छा, वो इतिहास पुरुष है, हाँ। हमारा नवाब दिल्लन नवाब। ऐसा क्या था आपका, अगर यहाँ की बात हो? जालिम थे वो लोग, बहुत जालिम थे, बहुत गंदे थे, बहुत चरित्रहीन थे, अय्याश थे, आवारा थे, बच्चलन थे। आज के नहीं, आज के हो सकता है उनसे बेहतर हों। एक माशाल्लाह बहुत वसीउल कल्ब लोग हैं, सियासत में भी उनका बड़ा सेकुलर अप्रोच है। एक ही घर में, एक कांग्रेस में, एक बीजेपी में, एक बीएसपी में, एक समाजवादी में, पता नहीं कौन पावर में आ जाए तो मामला रहना चाहिए। तो इस चरित्र के लोग होते थे। अब छात्र राजनीति में ही आपने तय कर लिया था, बचपने में ही तय कर लिया था कि कुछ करना है रामपुर के लिए? जब यहाँ से गए थे तभी तय करके गए थे, जब कभी लौटेंगे तो ये तख्त ताज और महल और किले नहीं होंगे। अच्छा, यानी कॉन्सेप्ट के एतबार से, ये नहीं कि गिरा दिए जाएंगे। तो किया, उसी जुल्म, उसी ज्यादती, उसी को लेकर आपके मन में आया? उसके बावजूद भी वो लोग इतने बुरे नहीं थे जितना आज का दौर बुरा है। वो एक वाकया सर, जब आपको मुलायम सिंह जी का साथ छोड़ना पड़ा। नहीं, मैं निकाला गया था पार्टी से जी। जयप्रदा जी का दूसरा इलेक्शन मैंने लड़ाया नहीं था, बस मुखालिफत भी नहीं की थी, तो जीत गई थी। मैं नसीब तो नहीं बदल सकता था, सारे लोगों ने लड़ाया, उनको वोट भी दिया, मैं उनकी खिदमत नहीं कर सका। हाँ, फिर ये श्रेय भी मुझे ही है कि हराया भी मैंने ही उनको, बहुत वोटों से हराया, लाखों से हराया। जिताया भी आप ही ने था, हराया भी पहली बार, हराया भी मैंने, लाए भी आप ही, लाया ही मैं था, लाए ही आप। किसी को छूने नहीं दिया था उन्हें, किसी की हिम्मत नहीं थी कि 1-2 मीटर करीब भी आ जाए उनके। अच्छा, मैं चुनाव में कभी उनकी गाड़ी तक में नहीं बैठा, ना उससे कभी पहले तो जाहिर है हम गरीब कमज़ोर लोग, जाहिर है बहुत बड़ी आदमी थी, आज भी हैं, बहुत बड़ी अदाकारा हैं माशाल्लाह आज भी, और सब तो उनकी तूती बोलती थी, लेकिन पीछे पीछे गाड़ी रखी अपनी, लेकिन कभी उनकी ज़ाती तौहीन कोई कर सके ऐसी, ये हमारी तहजीब भी नहीं है हम रामपुर वालों की। ये सवाल भी तो अगर कोई जीत जाए जी तो उसका नसीब, और कोई हार जाए तो भी उसका नसीब, मैं कहीं जिम्मेदार नहीं। लेकिन आपको चुनौती देकर वो जीत गई थी ना, कोई अमर सिंह ने जिता दिया था। ना ना ना, अब इस दुनिया में नहीं है उनके लिए क्या कहूँ।
जाहिर है वो जिस ज़िंदगी के आदमी थे और जो उनकी जिन खूबियों के मालिक थे उनकी बहुत अहमियत थी, आप भी जानते हैं बहुत अहमियत। तो सर जब आप मुतमईन नहीं थे तो जयाप्रदा जी रामपुर में कैसे आ सकती थी? मैं तो इतना जानता हूं कि आजम खान साहब नहीं देखिए, वो यहाँ से एमपी थी और नहीं, आने से पहले जब एमपी थी तो नहीं मैंने मेरा प्रपोजल था। वो आपका प्रपोजल था? मेरा प्रपोजल था कि यहाँ से जयाप्रदा जी लड़े? जी। अच्छा। और हमारी रानी लड़ रही थी ना, तो अब रानी के लिए सुपर रानी की जरूरत थी। वो सुपर थी। वो ये कॉन्सेप्ट था। हमने जिता लिया। फिर वो क्योंकि एक बार की एमपी थी फिर जीत गए। हम खिदमत नहीं कर सके थे उस बार में। वो अच्छी खातून है, अच्छी है। हमें एक बार एयरपोर्ट पर मिल गई थी, बहुत अच्छी तरह मिली, बहुत सम्मान दिया उन्होंने हमें। हमारे लिए तो थी अच्छी। ये अलग बात कि उन्होंने बहुत हम पर मुकदमे कायम करा दिए। जब चुनाव लड़ा तब भी कहा मैं दानव के लिए जा रही हूँ। वो दानव तो बहुत अच्छी हैं। आखिरी सवाल है सर कि अखिलेश जी को आपने राजनीति में लाते हुए भी देखा, आपने बढ़ते हुए भी देखा, अभी जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को भी आपने देखा। उस वक्त मुलायम सिंह जी भी नहीं थे, आप भी जेल में थे, रिजल्ट आया। आखिर क्या देखते हैं आप अखिलेश यादव को एक अनुभवी नज़र से? अब देखिए, मैं तो जेल में था, मैं ना मुलाकात थी, ज़्यादा चंद लोगों की मुलाकात अलाउड थी, बाकी बाहर मशीनें खड़ी रहती थी बहुत बड़ी बड़ी कि कोई फ़ोन से बात तो नहीं हो रही है। आईबी की टीम लगी रहती थी बाहर। तो मेरे तो जानकारी में कुछ था ही नहीं कैसे चुनाव हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन रिजल्ट जो आए वो जाहिर है बहुत हिम्मत अफजा रिजल्ट थे। ऐसे रिजल्ट यूं ही तो नहीं आ जाते। दो पहलू हैं जब आप जेल में थे। एक पहलू है कि जितना अखिलेश जी को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। एक पहलू है कि आपके लिए कपिल सिब्बल को उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया कि ताकि आपके वो मुकदमे को लड़ सके। जी इतना प्यार करते हैं आपसे वो। अब सिब्बल साहब बड़े वकील तो हैं जी, और उन्होंने हमारी बहुत अच्छी पैरवी की है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दिए हैं। ये बात सही है कि अखिलेश जी ने राज्यसभा आजम खां के केस को लड़ सकें सिब्बल साहब इसलिए भेजा? देखिए, किस लिए भेजा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ बहरहाल मेरी भी ख्वाहिश थी उनके लिए। आपने भी उनको प्रमोट किया कि सिब्बल साहब को राज्यसभा भेजा जाए, कहा। अब ये कोठरी के अंदर की बातें हैं। नहीं, वो सार्वजनिक भी हो गई थी, मुझे भी पता है, सबको पता है कि आपने पहल की थी। उसी से आखिरी सवाल जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव को आप भविष्य का प्रधानमंत्री मानते हैं? होना चाहिए। वो तमाम खूबियां हैं उनके अंदर जो किसी भी बड़े नेता में या किसी एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए। उनकी तालीम, उनका तजुर्बा, उनकी सलाहियत, वो सब कुछ है। वो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें, वो तत्व हैं यकीनन। लेकिन
सलाहियतों के साथ 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 भी चाहिए। हो सकता है सलाहियत और लोगों में हमसे कहीं ज़्यादा हो, लेकिन विधायक तो हम ही होते हैं। इतने अनपढ़ और इतने ऊबड़ खाबड़ होने के बावजूद भी हम हो जाते हैं, इसलिए कि हम किसको साथ लेकर चलना है ये जानते हैं, और क्यों लेकर चलना है। ये नेताजी में खूबी थी? नहीं, इनमें भी है, इनमें भी है, वरना कैसे इतनी बड़ी पार्टी को चलाते। तो साथ तो राहुल गांधी का कर लिए, दोनों को साथ पसंद है। अब मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि मैं था ही नहीं, तो जाहिर है बेहतर सोच कर ही ऐसा किया होगा। राहुल जी में आपको इंग्रेडिएंट्स लगता है, तत्व लगता है? जब अपने पास है तो हम दूसरे के लिए क्यों सोचने चले। एक चीज खाली, जब विपक्ष की बात होती है पार्लियामेंट में तो बैरिकेड कूदना हो, लाल टोपी हो, विपक्ष समाजवादी पार्टी के तौर पर ही वहां ज्यादातर दिखती है। और तो समाजवादियों के खून में है ना ये सब। वो कितने ही बड़े हो जाएं अखिलेश जी, वो कूद फान थोड़ी छोड़ेंगे। तो खून में, फिर उनकी उम्र का तकाजा भी है। मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा इसलिए आपका नहीं, आपने बहुत समय दिया सर, इस अस्वस्थ होने के बावजूद भी, खांसते हुए भी। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया।